कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। भूमि की वंदना है, मातृभूमि की वंदना। और अगर आप मातृभूमि की वंदना करते हैं, उसकी वंदन करते हैं, तो आप इस्लाम से खारिज नहीं हो सकते। ना आप मुसलमान के ऊपर किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। जिस भूमि में आप पैदा हुए, जिस भूमि की गोद में आपको मरने के बाद जाना है, उसकी वंदना करने से कैसे आप अपने धर्म से अलग हो सकते। ओवैसी और कुछ तथाकथित सेकुलर लीडर विपक्ष के इस पे मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब किसी भी सरकारी कार्यक्रम में 3 मिनट 10 सेकंड का जो राष्ट्रीय गीत का श्लोक है वो अनिवार्य है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वंदे मातरम के नाम पे, उन्हें वंदे मातरम समझना होगा। कब तक आप कौम को मूर्ख बनाएंगे सिर्फ अपनी राजनीति के लिए? जिस देश में रहते हैं उस देश की इज्जत करने की बात कुरान कहता है। ओवैसी साहब ने आज कुरान की 3 आयत को कोट किया है। उन्होंने सबसे पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात करी है कि हम किसी की इबादत नहीं करते। फिर सूरह फातिहा में उन्होंने एक लाइन पढ़ा है, या का नाबुदु या का नस्तईन। लेकिन उन कुरान की एक और आयत है, लकुम दीनकुम वलिय दीन। आप अपने धर्म की इज्जत करें और दूसरे के धर्म की भी इज्जत आपको करनी है। उसकी चर्चा उन्होंने नहीं करी। बहुत ही होशियारी से, चालाकी से वो नफरत की बात कर रहे हैं कि हम किसी भी कीमत में वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। कब तक इस तरह की आप आपस में लड़ने की, आपस में झगड़ने की और कौम को प्रश्न चिन्ह पे खड़ा करने की बात तो वैसी साहब करेंगे? आइए डिबेट करते हैं और वंस एक ही बार में इसको ख़त्म करते हैं। क्या आपको याद नहीं है कि जो हमारे क्रांतिकारी थे आज़ादी की लड़ाई में, बड़े बड़े ओलमा, मुफ्ती, मौलवी, उन्होंने वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे को चूमा और शहीद हो गए। तो आप उन्हें नकार रहे हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं वंदे मातरम का विरोध करके। मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति से ओवैसी साहब को और तथाकथित सेकुलर लीडर्स को बाज आना चाहिए। आप भारत के नेचर को समझने के बाद भी अगर इस तरह की बात करते हैं, तो अभी आज का एक एग्जाम्पल है कि एक हिजाब वाली डिप्टी मेयर एक राज्य में बनी है और उन्होंने क्या कृत्य किया है। जो संविधान के निर्माता हैं उनकी फोटो हटा के और टीपू सुल्तान की फोटो लगा दी। ये अगर आपकी सोच है ओवैसी साहब, तो मुझे लगता है कि आप हिजाब के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं। उनके साथ तो इंसाफ करिए। उसी हिजाब के बहाने, उसी का सहारा लेके आप अपनी राजनीति करते हैं। आपने एक बड़ा
फॉलोअर्स बनाया है, हर राज्य में आपके लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी नफरत क्यों लाते हैं? भारत एक बड़ा खूबसूरत देश है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं एक गुलदस्ते की तरह। आप उसे बार बार तोड़ने, निचोड़ने, बिखेरने की कोशिश क्यों करते हैं? देखिए, खेल भावना का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट। और हम जीतने के लिए जा रहे हैं कोलंबो। हम पाकिस्तान के खिलाफ खेल के भारत जीतेगा और लगातार पिछले कई मैचों से जीतता आ रहा है। मैं उनको शुभाशीष देता हूं, अपनी पूरी भारत के टीम को। और खेल भावना मुझे लगता है कि इसमें सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट में हम भारत के जीत के लिए दुआ भी करेंगे, हवन भी करेंगे। भारत इस मैच को जीतेगा और पाकिस्तान को मुंह की खानी फिर पड़ेगी। देखिए, राहुल गांधी इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। जो हमने पार्लियामेंट की तस्वीर देखी, जिस तरह की उन्होंने हरकत करी है, वहाँ पे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है। उसी की एक कड़ी और आगे बढ़ाई है उन्होंने, और किसानों के साथ जो ये मीटिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल पॉलिटिकल एक तरीके से ड्रामा है। अगर किसानों के हित की बात इन्होंने सोची होती तो देश में लगभग इन्होंने 56 से 60 साल तक इनकी सरकार रही है, किसानों के हित के लिए सोचा होता तो आज किसान के हालात इतने बुरे नहीं होते जो पिछले 11 सालों से हमारी सरकार ने ठीक किया है। तो राहुल गांधी जो गलतियां वो लगातार करते हैं पार्लियामेंट में अपने प्रिविलेज का फायदा उठा के, उस पे उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए इस तरह के ड्रामेबाजी, स्टंटबाजी उनकी पीआर टीम कराती है उनसे। उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं। वो किसान हित के कभी हो ही नहीं सकते। उनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ, 85 पैसे बीच के दलाल खा जाते हैं। तो जिसकी सोच, जिसकी प्रवृत्ति इतनी नीचे गिरी हुई हो, वो उसी लेगेसी को आगे बढ़ाता है। वो किसान हित का कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, ये बिल्कुल बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। उन्होंने जो भी वादा अपने जनता से किया है, जनता ने उनको जनार्दन बनाया है। बीएनपी की सरकार बनी है 2/3 से ज़्यादा बहुमत के साथ। 299 सीटों में 200 प्लस सीटें तारिक रहमान की पार्टी को दिया है। अब वो अपने जनता से किए हुए वादों पे कितने खरे उतरते हैं उसका इंतज़ार रहेगा। अभी उनका नया जो कार्यकाल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी उनको शुभाशीष भेजा है, उनको मुबारकबाद दी है। मैं भी उन्हें मुबारकबाद देता हूं। और जिस तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग पे वहाँ पे हमले हुए हैं पिछले दिनों में, मैं उनसे यही चाहता हूं एज ए इंडियन कि इस तरह के हमले उनकी सरकार में, ख़ास करके हिंदू वर्ग के जो जान हलाक हुए हैं वो ना हो। उनकी पूर्ण और संपूर्ण सुरक्षा का जो वायदा उन्होंने किया है, क्योंकि हिंदू वर्ग ने बीएनपी को ज़बरदस्त मदद की है उनके मैंडेट में, उनको वोट किया है, उसका वो ध्यान और ख्याल रखें, अपना कर्तव्य निभाएं। यही मैं कामना करता हूँ।